लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली बहू की करुणा। अरे माधवी बहन, तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी है, अरे तुम भी ठुमके लगा लो। अरे क्या तुम भी संगीता बहन, अब इस उम्र में क्या ठुमके लगाऊंगी। लो कलावती भी आ गई। ये लो ढोल पकड़ो और कोई अच्छा सा शादी का गीत गाओ। अरे नहीं नहीं, वो मेरा गला खराब है और हाथों में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम लोग गाओ। कलावती जब से माधवी के घर आई थी तब से वो काफी शांत बैठी हुई थी, जिसे माधवी भी काफी ज्यादा नोटिस करती है। जिसे देख माधवी कलावती को काम के बहाने किचन में बुलाती है। हाँ बोलो, क्या काम करना है? ये कुछ काम नहीं करना कलावती, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, जब से आई उदास बैठी हो, घर में कुछ बात हुई है क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं माधवी बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा बेटा अजय लव मैरिज कर रहा है। तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता? ये लव मैरिज वाली लड़कियां बिल्कुल भी घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। मेरी पटना वाली बहन है ना, उसका बेटा भी लव मैरिज करके बहू लेकर आया था। अरे 2 महीने में ही माँ बेटे के बीच में ऐसी लड़ाई करवाई कि बेटा माँ को पूछता तक नहीं है। और कहीं हमारे घर में भी ऐसा कुछ हो गया तो? इसमें लव और अरेंज मैरिज का कोई दोष नहीं है, बात तो सामने वाले इंसान की होती है। मैंने तो खुद देखा है, कभी कभी अरेंज मैरिज करके लाई हुई बहुएं घर तोड़ देती हैं और लव मैरिज करने वाली बहू घर संभालती है। तुम्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। माधवी समझाने पर भी कलावती उसकी बात को नहीं समझती और अब इसी तरह समय गुजरता है और कलावती की अरेंज मैरिज वाली बहू अनामिका, जो गाँव से थी, शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। अनामिका बहू, सभी को तुम्हारे हाथ का खाना काफी पसंद आया है, खास तौर पर जो तुमने हलवा बनाया था। वो वैसे इन कटोरियों में हलवा किसके लिए निकाल रही हो? घर में तो सबने खा लिया है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी ना, तो इसीलिए मैंने घर वालों के साथ साथ आस पड़ोसियों के लिए भी हलवा बनाया है। हमारे गाँव में तो हर कोई नई नवेली बहू अपनी बनाई हुई पहली मीठी चीज सभी लोगों में बांटती है। ये तो काफी बढ़िया रस्म है। देखो इधर बगल वाले घर में कलावती जी रहती है और सामने मनोरमा जी, और सीधे हाथ की तरफ जो 3-4 घर है ना, उनसे भी हमारी अच्छी बोलचाल है, तो वहां पर भी तुम जाना। अनामिका ट्रे लेती है और आस पड़ोसियों के घर जाकर हलवा बांटने लगती है। और जब अनामिका कलावती के घर हलवा लेकर पहुंचती है तो अनामिका बहू, तुम और क्या लाई हो? आओ बैठो। आंटी जी, वो आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी ना, तो मैंने घर वालों के साथ साथ आस पड़ोसियों के लिए भी हलवा बनाया था। वो कहते हैं ना, मीठा बांटने से प्यार बढ़ता है। चक्कर बताइए कैसी बनी है? अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट बनी है, बहुत अच्छा हलवा बनाया है तुमने। आपको इतना पसंद आया तो आप एक और कटोरी रख लीजिए, अब मैं चलती हूँ। कितनी संस्कारी बहू ढूंढ कर लाई है माधवी जी। संस्कारी होगी भी क्यों ना, अरेंज मैरिज जो करके आई है। माधवी को अरेंज मैरिज वाली करके आई कलावती को काफी ज्यादा पसंद थी। कुछ दिनों में आस पड़ोस के लोग भी माधवी की बहू की काफी तारीफ करने लगे थे। सभी के साथ अनामिका का काफी अच्छा बोलचाल हो जाता है। माधवी जी की बहू है ना अनामिका, बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी और घर में कोई भी नहीं था। बेचारी अपने घर के सारे काम काज छोड़कर मेरा ख्याल रखने के लिए आई। घर का सारा काम काज किया, खाना भी बनाया। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं जो अपने ससुराल के साथ साथ आस पड़ोसियों का भी ध्यान करें। मैंने तो सोच रखा है, लाऊंगी तो मैं भी अनामिका जैसी बहू। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो ठान के बैठा है, शादी करूंगा तो अपनी गर्लफ्रेंड तारा से ही करूंगा। पता नहीं कैसी लड़की होगी वो, शादी से पहले इतने साल लड़के से इश्क लड़ा कर बैठी है। हे भगवान, अब मेरे घर की नैया तुम्हारे ही हाथों में है। कलावती का बेटा अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड तारा से शादी कर रहा था, जिसकी वजह से कलावती इस शादी के सख्त खिलाफ थी। कलावती शुरू से अरेंज मैरिज करके बहू लाना चाहती थी, लेकिन अजय ने कलावती के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। समय गुजरता है और अजय अपनी गर्लफ्रेंड तारा से शादी कर लेता है और आज तारा की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो भी काफी स्वादिष्ट पकवान बनाती है। तारा बहू, खाना बनाने में तो तुम बिल्कुल अपनी सास की तरह हो। बहू, तुमने खाना काफी बढ़िया बनाया है। मुझे तो ये खीर काफी ज्यादा अच्छी बनाई है। वैसे खीर तो अभी बची हुई है ना, खाना खाने के बाद तुम पड़ोसियों के घर भी खीर दे आना। सॉरी माँ जी, लेकिन मेरी पड़ोसियों के घर चीज बांटने की आदत नहीं है। अगर उनके घर से कुछ आता है तभी मैं उनके घर पर कुछ देती हूँ, और ये खीर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ना कि पड़ोसियों के लिए। लेकिन बहू, तुम्हारी पहली रसोई की खीर है। पड़ोस वाली माधवी जी है ना, जब उनकी बहू की पहली रसोई थी तो उसने भी सभी को हलवा बांटा था। माँ जी, उसमें होगी दान की आदत, लेकिन मुझ में नहीं है। अनामिका गांव की सीधी सादी करुणा दान वाली लड़की थी, तो वहीं तारा शहर की पढ़ी लिखी इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। तारा शुरू से ही गिव एंड टेक पर भरोसा करती थी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी एक 35 साल की भिखारन औरत तारा के आंगन में आती है।
भगवान के नाम पर इस भिखारन की झोली में कुछ डाल दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के नाम पर भीख मांगने से अच्छा है कि उनका नाम लेकर कुछ काम करो तो ज्यादा ही कमा लोगी। अच्छे खासे हाथ पैर हैं और उम्र भी ज्यादा नहीं है, शर्म नहीं आती इस तरह भीख मांगते हुए? गरीब को कौन ही नौकरी देगा बहन, भीख मांग कर ही हम अपना गुजारा कर पाते हैं। ये तुम लोगों की सोच है कि भीख मांग कर ही तुम लोग अपना पेट पाल सकते हो और तुम्हें फ्री का मिल जाए सब। तारा की ऐसी बातें सुनकर वो भिखारन जाने लगती है, जिसे अनामिका देख लेती है। इधर आओ, यहीं रुकना, मैं भी आ रही हूँ अंदर से। उस औरत की बुरी हालत देखकर अनामिका रसोई में जाती है और उसके लिए ढेर सारी रोटी सब्जी और साथ में थोड़े पैसे लाकर उसकी झोली में डाल देती है। ये लो, इससे तुम्हारा 2 वक्त का आराम से गुजारा हो जाएगा और इन पैसों से अपने लिए कोई शॉल ले लेना, ठंड आने वाली है ना। मैंने तो सिर्फ सुना है कि भगवान इंसानी रूप में आकर आपकी मदद करते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। अनामिका को भिखारन की मदद करता देख अपने आंगन में खड़ी तारा, सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से इन जैसे लोगों को श्रेय मिलती है। अरे क्या जरूरत थी इन पर इतना दान करने की? अच्छे खासे हाथ पैर खुद कमा नहीं सकती है क्या ये? तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें देने के काबिल बनाया है। अरे जब तुम्हारे पास है तो तुम दूसरों की मदद भी तो कर सकती हो। मदद सिर्फ उनकी करनी चाहिए जो उसके लायक होते हैं, और मुझे ये इस मदद के लायक नहीं दिख रही है। तारा और अनामिका के बीच बहस चली रही होती है कि तभी तारा की सास कलावती पड़ोसन सुधा के साथ मार्केट से आती है और वो दोनों भी जब सारी बातें सुन लेती हैं तो, कलावती बहन, तुम्हारी बहू के अंदर क्या जरा भी दया दान नहीं आ रहा है? अगर उसे भिखारन को थोड़े पैसे दे देती तो क्या जाता? अरे खुद ने दिए नहीं दूसरे दिए हैं तो उससे भी तुम्हारी बहू को दिक्कत हो रही है। सुधा की बात सुनकर कलावती को तारा पर काफी गुस्सा आता है। अब कलावती तारा को अंदर ले जाकर, अगर उस भिखारी को थोड़े पैसे दे देती तो क्या चला जाता? तेरी वजह से सुधा जी से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। अरे इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम जो भिखारी को 10 रुपए भी ना दे सके। अगर उसके हाथ पैर कटे होते ना तो मैं उसे 100 रुपए भी दे देती, लेकिन वो खुद कमा सकती है, लाचार नहीं है वो। इन लोगों ने तो बस भीख मांगने का धंधा बना लिया है। ये सोच तू अपने मायके में चल आई हो, यहाँ ऐसा नहीं होता, समझी? आए हो 4 दिन नहीं हुए, चलिए मुझे सिखाने। कलावती और तारा की बहस शुरू हो जाती है। इतनी बहस होने के बावजूद भी तारा चुप नहीं होती और अपनी सास को डटकर जवाब देती है, जिससे तारा कलावती की आंखों में और खटकने लगती है। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अनामिका, हमारी शादी को महीने भर से ज्यादा होने को आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से टाइम ही नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज मैं काम से बिल्कुल फ्री हूँ। थिएटर में काफी अच्छी मूवी लगी है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। संजय की बात सुनकर अनामिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब जल्दी से घर के सारे काम खत्म करके अनामिका तैयार हो जाती है। जाने से पहले संजय और अनामिका जब माधवी को बताने के लिए उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि माधवी जोर जोर से छींक रही है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू, सर्दी हो गई है, हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है। माँ, वो हम मूवी देखने के लिए जा रहे थे तो आपको बताने के लिए आए थे। अच्छी बात है, वैसे भी तुम दोनों अभी तक कहीं पर बाहर नहीं गए हो, चले जाओ। नहीं माँ जी, आपकी इतनी तबीयत खराब है और आप हमें जाने के लिए कह रही हैं, हम कभी और चले जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ, कौन सा पूरे दिन के लिए जा रहे हो? माँ जी, मैंने कहा ना हम नहीं जाएंगे। अरे माँ, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मान जाओ अनामिका की बात, वरना भी डंडे से डराकर आपको अपनी बात मनवाएगी। संजय की बात सुनकर माधवी हंसने लगती है। जहां एक तरफ गांव से अरेंज मैरिज करके आई अनामिका अपनी सास को थोड़ी सर्दी होने पर अपने पति के साथ घूमने का प्लान कैंसिल कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ लव मैरिज करके आई तारा। आप तैयार नहीं हुए? भूल गए, आज मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाना था। मैंने आपका कुर्ता निकाल कर रख दिया, जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए। लगता है आज हम एंगेजमेंट में नहीं जा पाएंगे, माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। क्यों, उन्हें क्या हुआ? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, एक दिन में तबीयत कैसे खराब हो गई? एक बार तुम खुद जाकर देख लो, भड़कता मौसम है, तबीयत तो ऊपर नीचे होती ही रहती है। तारा जब अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास कंबल ओढ़कर आराम कर रही है। तारा बहू आ गई, तो मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर ले आ। वो तो मैं बना कर ले आऊंगी, लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत थी कल आइसक्रीम खाने की? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया, आइसक्रीम खाने की वजह से ही आपकी तबीयत बिगड़ी है। ये नहीं होता कि बढ़ती उम्र है तो थोड़ा अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल रखो। अब पड़ गई ना बीमार। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो माँ से? भूलो मत, ये तुम्हारी सास है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इस तरह मेरी माँ से बात करो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। कल मैंने माँ जी को कितना रोका, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब हो गई ना तबीयत खराब।
बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। आप लेकर जाइए माँ जी की दवाई, मैं चाय बना रही हूँ। तारा गुस्से से किचन में चली जाती है तो वहीं अजय भी दवाई लेने मेडिकल पर चला जाता है। तो वहीं ये सब देखकर कलावती, हम तो कभी सपने में भी अपनी सास से इस तरह से बात नहीं कर सकते थे, और ये आजकल की बहुएं तो देखो किस तरह से मुझे सुना कर चली गई। बिल्कुल भी तमीज नहीं है इन्हें बात करने की। अगर अरेंज मैरिज वाली बहू आती तो भला मेरे सामने नजर भी नहीं उठाती। तारा भले ही गलत तरीके से अपनी सास को बोला हो, लेकिन उसकी सारी बात बिल्कुल सही थी। पर इसके बावजूद भी कलावती बार बार अपनी बहू के लव मैरिज करके आने की वजह से उसे ही दोष दे रही थी। इसी तरह ही कुछ समय और गुजर जाता है। शाम का वक्त होता है। आस पड़ोस की सभी औरतें और दोनों लव और अरेंज मैरिज वाली बहुएं पार्क में बैठी होती हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे पार्क में भागम दौड़ी का खेल खेल रहे होते हैं कि तभी खेलते खेलते दो बच्चे गिर जाते हैं, जिससे वो रोने लगते हैं। अरे ये दोनों तो गिर गए, माँ जी मैं अभी आती हूँ। अनामिका जल्दी से भागते हुए दोनों बच्चों के पास जाती है और उन्हें उठाकर चुप करवाने लगती है। बच्चों ऐसे रोते नहीं, आप दोनों तो बहुत ताकतवर लग रहे हो। पता है मैं तो अपने बचपन में इससे भी ज्यादा गिरती थी। चलो अब जल्दी से चुप हो जाओ, मैं आप लोगों को आइसक्रीम दिलाकर लाती हूँ। माधवी की बहू को इस तरह बच्चों को चुप करवाता देखकर कलावती को काफी अच्छा लगता है, जिसे देखकर कलावती अपनी बहू तारा से, अरे तारा बहू तू क्या बैठी देख रही है, जा जाकर बच्चों को आइसक्रीम खिला कर लिया। अनामिका बहू को देख कैसे भागती हुई गई है बच्चों के पास। तेरे दिल में क्या थोड़ी सी भी करुणा नहीं है बच्चों के लिए? मेरे सीने में भी इंसान का ही दिल है, कोई पत्थर दिल नहीं है। लेकिन मैं इस तरह बच्चे के गिरने पर उन्हें उठा नहीं सकती। अरे यही तो वक्त होता है जब बच्चे खेलते खेलते गिरते हैं और खुद ही उठना सीखते हैं। अगर हम बार बार बच्चों को सहारा देंगे तो वो खुद कैसे उठेंगे? तारा इतना बोल ही रही होती है कि तभी अनामिका वहां आ जाती है और तारा की बातें सुनकर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन बच्चों की उम्र तो देखो, वो सिर्फ 3-4 साल के हैं। अगर 7-8 साल का कोई बच्चा होता तो ये बात सही भी लगती। इतनी उम्र से ही बच्चों को चीज समझनी आनी चाहिए, वरना क्या तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में समझेंगे? तुम यहाँ पर गलत हो तो मैं तुम्हें गलत ही कहूंगी। एक छोटे और बड़े बच्चों में फर्क होता है और उनकी इतनी समझ नहीं है। अनामिका बहू की बातों से मैं सहमत हूँ। इस तर्क की जगह से हर जगह मेरी बेइज्जती होती जा रही है। इस लव मैरिज वाली बहू ने तो सच में मेरी नाक में दम करके रख दिया है। तारा के ऐसे बिहेवियर की वजह से बार बार कलावती की हर किसी के सामने बेइज्जती होती, जिसे हर बार तारा अपनी सास के दिल पर से उतर रही थी। इसी तरह अब कुछ समय और गुजर जाता है। तारा जी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं हफ्ते भर में किराया नहीं दे सकती, मेरे पति की नौकरी छूट गई, पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो खुद करो ना नौकरी, हाथ पैर नहीं है क्या तुम्हारे पास? और मैं रोज देखती हूँ ये कहाँ से तुम्हारा पति रोज दारू लेकर आता है। ये सब नहीं चलेगा हमारे घर में। अगर 10 तारीख तक पैसे नहीं मिले ना तो बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाना इस घर से। मेघा के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये देखकर भी तारा को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता, जिससे तारा की किराएदार मेघा अनामिका के घर जाकर अपनी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर अनामिका अब उसे पैसे देते हुए मदद करती है। अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो पता नहीं मैं कहाँ जाती। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे चुका दूंगी। मैंने भी अब एक नौकरी देख ली है, अगले महीने तक मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। भगवान का शुक्र है कि आप जैसे लोग हैं, वरना अगर सभी जगह तारा जैसे लोग होते तो हम गरीब लोगों का क्या ही होता। तारा भी अपनी जगह ठीक है, मैं उसे गलत नहीं कहूंगी, लेकिन उसे भी सभी की दिक्कत परेशानी समझनी चाहिए। अनामिका जी मुझे तो लगता है कि वो एक नंबर की पत्थर दिल है, उसमें जरा भी करुणा नहीं है लोगों के लिए। दिन गुजरते हैं और आस पड़ोस में हर कोई तारा के बारे में ऐसी बातें करता, लेकिन इन बातों से तारा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आज काफी समय के बाद दोनों अरेंज और लव मैरिज वाली बहू के पति उन्हें इत्तेफाक से एक ही रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आते हैं। क्या बात है, लगता है भाभी जी को डिनर डेट पर लेकर आयो। सही है सही है। तो तुम भी तो डिनर डेट पर लेकर आयो। काफी टाइम हो गया था अनामिका के साथ टाइम स्पेंड करे हुए। अजय और संजय रेस्टोरेंट के अलग अलग कोने में अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वेटर उनके खाने का ऑर्डर लेकर आता है और अब खाना खाने के बाद जब वेटर बिल लेकर आता है तो सुनिए, इन्हें वो भी दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, मैं समझा नहीं। जो इन्हें पैसे देते हैं वो दे दीजिएगा। अरे भाग्यवान, उसे टिप बोलते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम वेटर को टिप देने में बिलीव करती हो। अरे ऐसे कैसे नहीं करती, वेटर का तो हक बनता है। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और उनकी तनख्वाह भी कितनी कम होती है। हम जरा इन्हें थोड़े पैसे दे देंगे तो कौन सा गरीब हो जाएंगे। अनामिका की बात सुनकर वो वेटर भी मुस्कुरा देता है, जिसके बाद अब संजय वेटर को बिल के साथ साथ 50 रुपए टिप भी देता है। तो वहीं दूसरी टेबल पर तारा, मैं वॉलेट लाना भूल गया हूँ, पैसे तो मैं ऑनलाइन कर दूंगा, तुम अपने पर्स से वेटर को 50 रुपए टिप दे दो। क्यों, इन्हें किस बात की टिप दोगे? बिल तो दे रहे हैं हम। टिप तो वेटर का हक होता है। मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो हमेशा वेटर को टिप देता हूँ।
इनकी सैलरी अच्छी खासी होती है और ये कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही इनका काम होता है। मुझे नहीं लगता कि इन्हें टिप देने की जरूरत है। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? जरा से पैसे देने से तुम गरीब नहीं हो जाओगी? पता है, लेकिन मैं ऐसे बेफालतू की जगह पर पैसे खर्च नहीं करती। तारा का ऐसा बर्ताव अजय को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। यूं ही समय गुजरता है और गली में सब्जी वाला आता है, जिसे देखकर कई सारी औरतें सब्जी लेने के लिए आ जाती हैं। अरे भाई साहब, बड़े दिनों के बाद आए हो, एक काम करो, 1 किलो गोभी और 1 किलो मटर कर दो। कोई जरूरत नहीं है इससे सब्जी लेने को। लास्ट टाइम जो मैंने सब्जी ली थी, फ्रिज में रखने के बावजूद भी अगले दिन तक खराब हो गई थी। जरा धीरे बोलिए, सब्जी है, खराब तो हो ही जाती है, ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं तो यहाँ सालों से सब्जियां बेच रहा हूँ। तारा, मैं भी इनसे ही सब्जियां लेती हूँ। मेरे साथ तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है तुमने सब्जियां देरी से रखी होंगी फ्रिज में। अरे मैं क्यों बोलूं धीरे से? जो चीज है सो है। तारा के जोर जोर से ये कहने की वजह से अब कोई भी औरत सब्जी वाले से सब्जी नहीं लेती, जिससे उस सब्जी वाले का काफी नुकसान होता है। तो वहीं अनामिका को तारा पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या ही कहती। ऐसी समय गुजरता है और अब अनामिका की नंद अपनी बेटी रूही के साथ घर आती है। सॉरी भाभी, मैं बिना बताए आ गई, पर मेरा आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। दीदी कैसी बात कर रही हो? यहाँ आपका ही घर है, आप यहाँ कभी भी आ सकती हो। मामी, मामा बता रही थी कि आप आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनाती हो। आप मेरे आलू के पराठे बनाओगे ना? हाँ बेटा, जरूर। आलू के पराठे क्यों, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज बनाऊंगी। अपनी नंद बेटी के साथ अनामिका काफी ज्यादा घुल मिल जाती है और अब वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती है। अपने हाथों से खाना खिलाना, यहाँ तक कि अनामिका रूही को रात को अपने कमरे में ही कहानी सुनाकर सुलाती है। ये क्या, तुमने तो अनामिका को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही कहानी सुनाकर सुला दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी हो। तो है तो ये मेरी ही बेटी। आप भी ना, चलिए अब सो जाइए। अपनी अरेंज वाली पत्नी का अपनी बहन और अपनी बहन की बेटी से इतना लगाव देखकर संजय को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो वहीं काफी समय के बाद तारा की नंद राधिका अपने बेटे के साथ उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन राधिका का बेटा काफी ज्यादा शोर मचाता है और घर में काफी गंदगी भी कर देता है। ये दीदी से अपना बेटा संभाला नहीं जा रहा है क्या? जब से आया पूरे घर को सर पर उठा दिया है। तारा परेशान होकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और जब वो वापस अपने कमरे में आती है तो देखती है कि बेटे ने उसका बहुत महंगा मेकअप प्रोडक्ट तोड़ दिया है। ये देखकर तारा को काफी गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? आज तक मैंने उसे डांटा भी नहीं और तुमने उसे थप्पड़ मारा। तभी तो इतना बिगड़ा हुआ है, वरना अगर उसको सही समय पर समझाती तो दूसरों के घरों में आकर इस तरह नहीं रहता। दूसरे का घर नहीं है बल्कि उसकी नानी का घर है। अरे तुझ लव मैरिज वाली से मैं क्या ही उम्मीद रखूं? तुझ जैसी लड़कियां कभी घर गृहस्थी और रिश्ते नहीं संभाल सकती। अपनी सास की ऐसी बातों को सुनकर भी तारा उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लेती है और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। ऐसे ही एक दिन, भाभी, मेरे कुछ दोस्त कब से आपका हाथ का खाना खाना चाहते हैं। कल वो लोग आ रहे हैं, आप उनके लिए कुछ बना देंगे क्या? देखो अंकुर, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अपने दोस्तों को खिलाने का शौक है तो उन्हें बाहर रेस्टोरेंट में ले जाओ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए खाना बनाऊं। अंकुर के बार बार कहने पर भी तारा उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने से मना कर देती है, जिसके चलते हार कर अब कलावती को ही खाना बनाना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ, भाभी, हमने खाना खाया, आपको इतना परेशान कर दिया, लेकिन क्या करें, ऑफिस में रोज आपके हाथ का खाना खाकर हमारा बड़ा मन था कि एक दिन हम आपके घर पर आए और आप हमें ढेर सारी चीज बनाकर खिलाएं। भाभी, हमारी वजह से आपको परेशानी हो गई। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? रिश्ते तो हमेशा बनाए रखने चाहिए, तभी तो हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। एक तरफ संजय अपनी अरेंज मैरिज वाली पत्नी से भी काफी ज्यादा खुश था, तो वहीं लव मैरिज करके आया अजय अपनी पत्नी तारा से काफी ज्यादा दुखी था। इसी तरह समय गुजरता है और अब पड़ोस में ही एक नया परिवार शिफ्ट होता है। ये लीजिए बाबा, आटा और साथ में खाना भी। आप चाहें तो यहीं बैठकर खा लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। खुश रहो बेटा, वरना आजकल के समय में कौन किसी बाबा का पेट भरता है। पड़ोस में आई नीलम भी हर किसी की मदद किया करती थी। बाबा को खाना देता देख भिखारी को पैसे देना, ये देख अनामिका को भी काफी अच्छा लगता है। अच्छा है, आप भी सबकी मदद करती हो। भगवान ने जब हमें मदद करने के लायक बनाया तो हमें मदद करनी भी चाहिए, और नहीं तो क्या। पैसा शोहरत कभी किसी का साथ नहीं देती, देती है तो दुआ साथ देती है। इन लोगों की दुआ से ही तो आज हम लोगों का घर भरा है। कलावती भी अक्सर देखती थी कि कैसे नीलम सभी की मदद करती है। नीलम का ऐसा स्वभाव देखकर कलावती समझ चुकी थी नीलम अरेंज मैरिज करके आई है। अरेंज मैरिज वाली बहुएं कितनी अच्छी होती हैं, हर रोज गाय के लिए रोटी रखती हैं और कुत्तों और बिल्लियों के लिए पानी और उनका खाना। तू कभी किसी जानवर के लिए कुछ रख दिया कर।
मुझे जानवर इतने पसंद नहीं है, वो दूर से ही अच्छे लगते हैं और अगर मैं उनके लिए कुछ खाना पीना रखूंगी तो वो यहीं पर गोबर करके जाएगा और फिर मुझे साफ करना पड़ेगा। तो जैसी लव मैरिज वाली बहू से मुझे और कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। रहने दे बहू, गलती हो गई जो मैंने तुझसे बोल दिया। इसी तरह समय गुजरता है और आज तारा किसी काम से मार्केट गई होती है। गलती से तारा के बैग से उसका वॉलेट गिर जाता है, जिसे एक श्याम नाम का गरीब आदमी देख लेता है। श्याम तारा को वॉलेट उठाकर उसके पीछे पीछे आने लगता है कि तभी तारा मुड़कर देखती है तो उसे अपना बैग खुलाओ और श्याम के हाथ में वॉलेट दिखता है, जिसे देख वो समझ बैठती है कि श्याम ने उसके बैग से वॉलेट चोरी किया है। शर्म नहीं आती किसी का सामान चोरी करते हुए? अरे आप गलत समझ रही हैं, मैंने आपका वॉलेट चोरी नहीं किया है, बल्कि वो तो गिर गया था, मैं आपको इसे देने के लिए आ रहा था। चुप करो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तारा श्याम से अपना वॉलेट लेती है और उसे आसपास के लोगों से खूब पिटवाती है और इस हादसे को 2 से 4 दिन होने को आ जाते हैं। आज तारा की सास नीलम के साथ मनोरमा से मिलती है। मनोरमा जी बड़ी किस्मत वाली हैं आप, जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली। आप जरूर अरेंज मैरिज करके लेकर आई हैं ना अपनी बहू को, वरना लव मैरिज वाली बहू तो ऐसी हो ही नहीं सकती। आप गलत समझ रही हैं, मेरी बहू की लव मैरिज हुई है। क्या कहा आपने? आपकी बहू की लव मैरिज हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लव मैरिज वाली बहुएं कहाँ इतनी अच्छी होती है? अब मेरी बहू को देख लीजिए। इसमें कसूर लव मैरिज या अरेंज मैरिज का नहीं होता, इंसान का होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा लव मैरिज वाली बहू गलत और अरेंज मैरिज वाली बहुएं सही निकले। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मनोरमा की बात सुनकर कलावती को माधवी की बातें याद आती हैं और वहीं आज तारा अपनी सहेली पूनम से मिलने उसके घर जाती है। तारा और पूनम आंगन में बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी तारा की नजर सामने बने एक छोटे से टूटे फूटे घर पर जाती है, जहां पर वही आदमी होता है जिसे तारा ने पिटवाया होता है। उस आदमी के हाथ पैरों पर काफी पट्टी बंधी होती है और उसके आसपास 2-3 बच्चे बैठे होते हैं। ये देख तारा, यह आदमी कौन है? श्याम नाम है इनका, काफी अच्छे इंसान है, सालों से यहीं रह रहे हैं। 2 साल पहले इनकी पत्नी की मौत हो गई थी। दूसरी शादी करने की बजाय मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, लेकिन पता नहीं किसी औरत ने इन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगवाकर इन्हें पिटवा दिया। हफ्ते भर से काम पर नहीं जा पा रहे हैं। पूनम की बात सुनकर तारा को काफी हैरानी होती है, जिसके बाद अब तारा चुप कर श्याम की बातें सुनती है। हमें बहुत भूख लग रही है, आपने कहा था कि आप हमें आज कुछ अच्छा खिलाएंगे। पापा आप कब ठीक होंगे? पता नहीं बेटा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं आज जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। श्याम और उसके बच्चों की बातें सुनकर यह पहली बार था कि तारा की आंखों में किसी और के लिए आंसू आए हो। जिसके बाद अब तारा श्याम का पीछा करती है और जानबूझकर उसके आसपास अपना वॉलेट गिराकर वहां से अचानक गायब हो जाती है। जब श्याम की नजर उस वॉलेट पर जाती है तो अरे ये वॉलेट किसका गिरा हुआ है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो ये किसी औरत का है। श्याम उस वॉलेट को लेकर इधर उधर घूमता है, लेकिन कोई भी वॉलेट के लिए परेशान नजर नहीं आता। तो वो उस वॉलेट को खोलता है। उस वॉलेट में कम से कम 5 से 7 हजार रुपए होते हैं। हे भगवान, मैंने चोरी नहीं की है और मैं इस वॉलेट को लेकर काफी घूमा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे इसका मालिक नहीं दिख रहा है। लगता है इसे आपने मेरी मदद करने के लिए भेजा है। जिसके लिए पैसे गिरे हैं उसे इससे ज्यादा पैसे मिले। अब मैं इन पैसों से घर का राशन भरवा दूंगा और अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े भी लाऊंगा। श्याम उन पैसों से अपने घर पर राशन भरवा देता है और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए नए कपड़े दिलाता है, मानो जैसे श्याम के घर आज दिवाली हो गई हो। ये देख तारा काफी खुश होती है और जब तारा घर की तरफ लौट रही होती है कि तभी अनामिका उसे रास्ते में मिलती है। मुझे नहीं पता था कि तुम दिल से इतनी अच्छी हो। मैं तो तुम्हें बेफालतू में पत्थर दिल समझती थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। भूली मत बनो, मैंने देखा कि कैसे तुमने वॉलेट गिराकर उस गरीब आदमी की मदद करी। मेरी नजरों से देखा जाए तो हमें मदद से उनकी करनी चाहिए जो मदद के लायक होते हैं, ना कि उनकी जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तारा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज बाहर के लोगों पर लागू होती है, ना कि घर के लोगों पर। जरा इस बारे में सोचना। अनामिका की ये बात तारा पर काफी गहरा असर छोड़ती है और जब तारा कुछ दिनों तक देखती है कि अब घर में कोई भी उसे किसी काम के लिए बोलता ही नहीं है तो उसे काफी बुरा लगता है। माँ, आज रात को मेरे कुछ ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं, तो आप उनके लिए खाना बना देना। मैं हूं तो आप माँ जी से क्यों बोल रहे हो? मैं बना दूंगी ना। और अंकुर, तुम्हारे दोस्तों को तुम इस संडे को ले आना और बता देना क्या क्या बनाना है। तारा के इस बर्ताव से सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तो वहीं कलावती की सोच भी का अपनी बहू को लेकर बदलती है और अब तारा भी धीरे धीरे अपने बर्ताव को बदलती है।